हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे नॉलेज में। आज से हम ग्रीन ओलंपियाड की तैयारी शुरू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ग्रीन ओलंपियाड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पर हम सभी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक रिलेटेड नॉलेज को आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक एयर यानी हवा। दोस्तों, एयर है तो हम हैं। एयर में हम सब सांस लेते हैं। एयर हमारे चारों तरफ है। एयर को हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। एयर में स्मेल नहीं होती है। आपने कभी सोचा है कि एयर में क्या होता है, ये किससे बनी होती है? एयर बेसिकली एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी कि एयर जो है वो कुछ गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है, जो अपने पृथ्वी पे चारों तरफ फैली हुई रहती है। अब एयर में जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन गैस होती है। उसके बाद अपनी ऑक्सीजन होती है जो हम सांस में लेते हैं, वो ऑक्सीजन होती है 21%। इसके बाद में जो अदर गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है एंड अदर गैसेस हैं, वो 1% होती हैं। अब फ्रेंड्स, हम जानेंगे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं। पहली है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर, फिफ्थ है एक्सोस्फेयर। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये लेयर्स अर्थ पर किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। अभी हम सभी लेयर्स का स्मॉल इंट्रोडक्शन लेते हैं और आगे हम सभी लेयर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में कई बदलाव आते हैं। इन बदलावों के आधार पर हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है ट्रोपोस्फेयर। फ्रेंड्स, आप डायग्राम को ध्यान से देखें, जिसमें अर्थ के सबसे नज़दीक जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम सब एग्जिस्ट करते हैं। सभी पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, पहाड़ इसी लेयर्स में होते हैं। सभी जो बादल है, बरसात है, बिजली का चमकना, आंधी तूफान इसी लेयर में होती हैं। ये लेयर ज़मीन से अप्रॉक्स 8 किलोमीटर तक होती है। ये डिस्टेंस अर्थ पर अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फेयर आती है, जो कि ट्रोपोस्फेयर से ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। इसमें इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल शांत होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में किसी भी तरह की कोई क्लाउड नहीं होते, रेनिंग नहीं होती, कोई बिजली नहीं चमकती। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है एकदम शांत होता है। यही वजह है कि हमारे जो एयरप्लेन्स वगैरह हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। इसी लेयर में ओजोन की एक लेयर पाई जाती है जो हमें सन से आने वाले रेडिएशन से बचाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर होती है और इसके ऊपर थर्मोस्फेयर, जिसको हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं, ये मेसोस्फेयर के ऊपर होता है लगभग 500 किलोमीटर तक। थर्मोस्फेयर के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सोस्फेयर कहलाता है। फ्रेंड्स, अब हम लेयर वाइज स्टडी करेंगे। पहली लेयर है हमारी द ट्रोपोस्फेयर। दिस इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, द पार्ट वी लिव इन। इसका मतलब ये है कि ये अर्थ पे सबसे लोवेस्ट पे एग्जिस्ट करने वाली लेयर है जिसमें हम रहते हैं। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ आवर वेदर, क्लाउड, रेन, स्नो। जैसे कि हमने जाना था कि इसी लेयर में बादल बनते हैं, बरसात होती है और स्नोफॉल होते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर the temperature gets colder as the distance above the earth increase by about 6.5 degree Celsius per kilometer. इस लेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर वो ठंडा होता जाता है, ठीक है। और 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स अबाउट 75% ऑफ ऑल द एयर इन दैट एटमॉस्फेयर एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वाटर वेपर्स। सही है, ट्रोपोस्फेयर में जो एयर एटमॉस्फेयर का 75% जो हिस्सा है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड द बाउंड्री लेयर।
मतलब कि ट्रोपोस्फेयर का जो सबसे निचला हिस्सा है उसे बाउंड्री लेयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर is called the tropopause. This is lowest at the poles where it is about 7 to 10 km above the earth's surface and it is highest about 7 to 18 kilometers near the equator. मतलब जो ट्रोपोस्फेयर का ऊपरी हिस्सा है उसे हम ट्रोपोपोज कहते हैं। ये जो अपने पोल्स हैं वहाँ पे ये लोवेस्ट होता है, लगभग 7 से 10 किलोमीटर के ऊपर, और जो इक्वेटर है वहाँ पे ये ट्रोपोपोस हाईएस्ट डिस्टेंस पे पाया जाता है 17 टू 18 किलोमीटर। फ्रेंड्स, सेकंड लेयर आती है हमारी द स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फेयर। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिस एक्सटेंड्स अपवर्ड फ्रॉम द ट्रोपोपोज टू अबाउट 50 किलोमीटर। इट कंटेन्स मच ऑफ द ओजोन इन द एटमोसफेयर। इसका मतलब है कि ये जो ट्रोपोपोज के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर फैली हुई है और स्ट्रेटोस्फेयर में मैक्सिमम ओजोन गैस पाई जाती है। ये ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस से हमें बचाती है। ये अल्ट्रावायलेट्स को एब्जॉर्व करके हीट में कन्वर्ट कर देती है। टेम्परेचर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में हाईएस्ट होता है समर पोल पे एंड लोवेस्ट होता है विंटर पोल पे। बाय एब्जॉर्बिंग डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्किन कैंसर एंड अदर हेल्थ डैमेजेस। फ्रेंड्स, ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन लेयर अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हम स्किन कैंसर और अन्य हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से बच जाते हैं। अब फ्रेंड्स, स्ट्रेटोस्फेयर में अगला पॉइंट है अपना हाउएवर केमिकल कार्ड्स CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फ्रेओन्स एंड हेलोन्स विच वर वंस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, spray cans and fire extinguishers have reduced the amount of ozone in the stratosphere, particularly at polar latitudes, leading to the so-called Antarctic ozone hole. इसका मतलब है कि कुछ गैसेस जो कि रेफ्रिजरेटर्स में काम आती थी, जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस ओजोन लेयर को बहुत नुकसान करती है, जिससे ओजोन लेयर में होल हो गए हैं, जिनसे सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचने लगी है, जिससे स्किन रिलेटेड और अदर हेल्थ इश्यूज़ होने लगे हैं। हालांकि अब जब हमें ये पता लग चुका है कि CFCs, फ्रेओन्स एंड हेलोन्स से ओजोन लेयर नष्ट होती है, हमने इन गैसों का यूज़ करना बंद कर दिया है, जिससे कि ओजोन के जो होल हैं काफ़ी हद तक वो अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। नाउ ह्यूमंस हैव स्टॉप्ड मेकिंग मोस्ट ऑफ द हार्मफुल CFC. We expect the ozone hole will eventually recover over the 21st century, but this is a slow process. दोस्तों, हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि ओजोन होल 21st सेंचुरी में ही रिकवर हो जाएंगे, लेकिन ये रिकवरी जो प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है। फ्रेंड्स, होप फॉर द बेस्ट। हम ये आशा करते हैं कि ओजोन होल जल्दी से जल्दी भर जाए ताकि ह्यूमंस और अन्य प्राणी सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बच सकें। दोस्तों, अब हम जानते हैं मेसोस्फेयर लेयर के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत ही रहस्यमयी मिस्टीरियस लेयर है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जान पाए हैं। द मेसोस्फेयर इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी, सो लेस इज़ नोन अबाउट दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर देन अदर लेयर्स। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जान पाए हैं जितना कि हमने अदर लेयर्स के बारे में जाना है। उसके बारे में, मेसोस्फेयर के बारे में इतना नहीं जान पाए हैं। वेदर बैलून्स एंड अदर एयरक्राफ्ट कैन नॉट फ्लाई हाई एनफ टू रीच द मेसोस्फेयर। अब ये देखो, एक कारण है कि क्यों नहीं जान पाए हैं। जो वेदर बैलून्स होते हैं वो और एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो इतनी ऊपर तक उड़ नहीं पाते हैं। Satellites orbit above the mesosphere and cannot directly measure the qualities of this layer. अब जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट करती हैं वो मेसोस्फेयर के ऊपर ऑर्बिट करती हैं
और ये क्या है कि डायरेक्टली नहीं जान पाती कि जिस लेयर में, जिस एटमॉस्फेयर की लेयर में ये घूम रही हैं उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड साइंटिस्ट्स यूज़ इंस्ट्रूमेंट्स ऑन साउंडिंग रॉकेट्स टू सैम्पल द मेसोस्फेयर डायरेक्टली, बट सच फ्लाइट्स आर शॉर्ट एंड इरेगुलर। अब देखो, साइंटिस्ट जो हैं वो साउंडिंग रॉकेट्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के मेसोस्फेयर में भेजते हैं, लेकिन वो क्या है कि बहुत शॉर्ट्स होते हैं और इरेगुलर होते हैं, जिससे कि वो मेसोस्फेयर के बारे में पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं। Since it is difficult to take measurements of the mesosphere directly using instruments, much about the mesosphere is still mysterious. दोस्तों सीधी सी बात है, जब कोई इंस्ट्रूमेंट स्टेबल ही नहीं रह पाएगा तो हम उसकी स्टडी कैसे करेंगे। किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेबल तो रहने चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट मेटेओर्स वेपोराइज इन द मेसोस्फेयर. Some materials from meteors lingers in the mesosphere, causing this layer to have a relatively high concentration of iron and other metal atoms. स्पेस से जब कोई मेटेओर्स यानी उल्कापिंड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो मेसोस्फेयर लेयर में आके नष्ट हो जाते हैं और उनके अवशेष इस लेयर में रह जाते हैं, जिससे कि इस लेयर में यानी मेसोस्फेयर लेयर में आयरन और अदर मेटल एटम्स का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। इसके बाद का पॉइंट है फ्रेंड्स, वेरी स्ट्रेंज हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स कॉल्ड नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स और पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स समटाइम फॉर्म्स इन द मेसोस्फेयर नियर द पोल्स। अर्थ से इतनी ऊपर मेसोस्फेयर में दोस्तों कभी कभी रेयरली क्लाउड्स बनते हैं जिन्हें हम नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहते हैं। ये बादल छोटे छोटे बर्फ़ के कणों से बनते हैं। जनरली ये बादल अर्थ के पोल्स के पास बनते हैं। फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद जो लेयर है उसे हम थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब इसमें पहला है कि द थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मेसोफोर्स एंड इज़ ए रीजन इन विच टेम्परेचर अगेन इंक्रीजेज विद हाइट। ये तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि इस लेयर में भी जो हाइट के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। दिस टेम्परेचर इंक्रीजेज इज कॉज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जिक अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेडिएशंस फ्रॉम द सन। अब जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका कारण ये है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं और एक्स रे रेडिएशंस आती हैं सूरज से, वो इस लेयर में एब्जॉर्व की जाती हैं। इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ रहता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव अबाउट 80 किलोमीटर इज ऑल्सो कॉज्ड द आइनोस्फेयर, सिंस द एनर्जिक सोलर रेडिएशंस नॉक्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, टर्निंग देम इनटू आयंस विद ए पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है फ्रेंड्स, थर्मोस्फेयर में 80 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में जो रीजन आता है उसको आइनोस्फेयर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सूरज से रेडिएशंस आती हैं वो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होती हैं उस पर हिट करती हैं और हिट करने के बाद में उनको आयंस में बदल देती हैं और विद ए पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इसको आइनोस्फेयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आयंस होते हैं पाए जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में होते हैं। थर्मोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है उसका नाम है एक्सोस्फेयर। द रीजन अबव अबाउट 500 किलोमीटर इज कॉल्ड द एक्सोस्फेयर। जो 500 किलोमीटर के ऊपर का रीजन है उसे हम एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर एंड इज पॉइंट एट विच द एटमोसफेयर बिकम्स थिन एंड मर्ज विद इंटरप्लेनेटरी स्पेस। दोस्तों एक्सोस्फेयर जो लेयर है वो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है। इसके इस पॉइंट पर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिन होता है और जो स्पेस है उसके साथ जाके मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, दिस आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज थिक एंड कंटेन्स गैसेज सच एज हीलियम एंड हाइड्रोजन एज वेल एज ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या है कि जो अपने हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस है वो हल्की होती हैं, तो ये एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर में पाई जाती हैं। उसके बाद तो फिर स्पेस चालू हो जाता है।
और यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा में मिलती है। टेम्परेचर्स आर जनरली कोल्ड इन द एग्जोस्फेयर and the upper boundary of the layer is characterized by a solar radiation pressure on hydrogens that is greater than the gravitational pull of earth। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडा होता है, और चूंकि इस लेयर की जो दूरी है वो सूरज से बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे जो सन से आने वाली सोलर रेडिएशंस हैं उसका प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। Scientific research equipment such as satellite and spacecraft orbit Earth within the exosphere। सही बात है, जितने भी अपने साइंटिफिक रिसर्च के इक्विपमेंट हैं, सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट जो धरती का चक्कर लगाते हैं, वो सब इसी लेयर में ऑर्बिट करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।